नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको बताया था पंचायती ब्रिटिश काल में यानी कि परंपरागत पंचायतें एवं ब्रिटिशकालीन पंचायत व्यवस्था के बारे में, ठीक है? तो उसी संदर्भ में आज आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम अपना आगे का सीन। ठीक है? तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था वैदिक युग में सबसे पहले पंचायती राज जो स्थानीय सुशासन था उसकी जो आधारशिला थी या उसका जो इतिहास मिला है वो कहाँ पे मिला है? वैदिक युग से मिला है। वैदिक युग में पंचायत थी, पंचायत जो कि 5 लोगों का एक समूह हुआ करता था, ठीक है? और इसके बाद में अगर बात करते हैं ऋग्वेद के में, तो ऋग्वेद में सभा समिति विदत ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निकाय हुआ करते थे। उसके बाद में अगर बात करते हैं महाकाव्य काल की, तो रामायण तथा महाभारत में भी इनका ज़िक्र मिलता है। रामायण में पुर को नगर तथा जनपद को ग्राम बोला जाता था, ठीक है? और इसी तरीके से तत्कालीन मतलब रामायण काल में एक जातीय परिषद होती थी, उस जातीय पंचायत द्वारा एक व्यक्ति निर्वाचित किया जाता था, जो कि राजा की मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता था, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में अगर बात करें तो महाभारत काल के जो महाभारत का जो शांति पर्व है, उसमें स्थानीय निकाय की चर्चा की गई है तथा गाँव सबसे छोटा जो स्तर था वो 1 ग्राम हुआ करता था, 1 ग्राम के बाद में उसके ऊपर 10 गाँव का एक ग्रुप हुआ करता था जिसको दसब बोला जाता था। ठीक है? और 20 गाँव का एक उसके ऊपर से मतलब कि 10 गाँव के ऊपर 20 गाँव का एक ग्रुप हुआ करता था जिसको बोला जाता था विंसपति, ठीक है? यानी कि विंसप। और उसके बाद में 100 गाँव का ग्रुप हुआ करता था, फिर 1000 गाँव का ग्रुप हुआ करता था, ठीक है? इस तरीके से गाँव की ग्रुपों की इकाइयाँ हुआ करती थी, इसके अनुसार उनके अधिकारी वगैरह डिवाइड हुआ करते थे, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रामीण जो हुआ करता था, वो गाँव का जो मुख्य अधिकारी था, उसको ग्रामीण बोला जाता था, 10 गाँव का जो प्रमुख होता था, उसको दसब बोला जाता था, ठीक है? और बात करते हैं कि मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल में जो वृद्ध लोगों की एक परिषद हुआ करती थी, जो कि गाँव का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था, ठीक है? यानी कि वृद्ध लोगों की सहायता से। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का ज़िक्र मिलता है, ठीक है? अगर आपने देखा मैंने कल के वीडियो में सारा कुछ क्लियर करवाया था कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसमें भी पंचायत का ज़िक्र मिलता है। बाकी बात करें अगर 10 गाँव के समूह को संग्रहण बोला जाता था तत्कालीन समय में, यानी कि मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल के समय, ठीक है? अब बात करें अगर संपूर्ण जो जनपद के काम शासन को जो सँभालता था उसको समाहर्ता बोला जाता था और समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे, ठीक है? जिसको कह सकते हैं तत्कालीन राजा के का जो प्रधानमंत्री होता था उसको महामात्य बोला जाता था। और गाँव को अलग-अलग शासक हुआ करता था जिसे ग्रामिक बोला जाता था। गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल की बात करें तो विस्पति या जिलाधिकारी को विस्पति बोला जाता था, विषयपति। और गाँव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक बोला जाता था। राज्य के केंद्रीय विभागों का प्रमुख सर्वाध्यक्ष बोला जाता था। और तत्कालीन जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग था जिसे उच्च पद पर नियुक्त किया जा सकता था उसको कुमारमात्य बोला जाता। कुमारमात्य यानी कि कह सकते हैं कि राजा का जो कुमार जैसे कि अगर आपने पुराने सीरियल्स वगैरह देखे हों या जो हिस्टोरिकल सीरियल्स हो, उसमें जो राजा का जो पुत्र होता था या जो राजकुमार होता था उसको कुमार बोला जाता था। ठीक है? तो कुमार अहमद, कुमार का मंत्री इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे। मैंने बताया था कल। बाकी बात करें अगर सल्तनत काल की तथा मुगल काल की, ये मध्य भारत के इतिहास में अगर हम आ जाते हैं, तो सल्तनत काल में राज्य जो मतलब कि विभाजित हो गया था प्रांतों में और प्रांतों को उस समय विलायत बोला जाता था, ठीक है? मैंने आपको बताया था तथा ग्राम का जो सुशासन होता था वो जो प्रशासक होता था मुगल का सॉरी सल्तनत काल में, उसको मुकद्दम बोला जाता था। और जो राजस्व का संग्रह करता था उसको पटवारी बोला जाता था। चौधरी जो पंचों की सहायता से मतलब विवाद का निपटान करते थे, उनको चौधरी बोला जाता था, ठीक है? यानी कि एक तरीके से जो निर्णय देते थे, उनको चौधरी बोला जाता था। बात करते हैं अगर मुगल काल की, मुगल काल के दौरान जाति व्यवस्था तथा सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण सुशासन को एकदम से मतलब हतोत्साहित कर दिया था। पंचायती राज के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पंचायती राज का अर्थ है पंचायतों द्वारा गाँव का शासन करना, ताकि गाँव का पुनर्निर्माण हो सके। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया था राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र की देवता की संज्ञा दी थी, ठीक है? और पंचायती राज का संबंध सत्ता के इस प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है, ठीक है? और उसके बाद में अगर बात करें पंच परमेश्वर से भी इसको आप रिलेट कर पाएँगे। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने तक समय-समय पर पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की जो प्रेरणा है, वो परंपरागत पंच परमेश्वर नामक जो पुस्तक है उससे मिली है, ठीक है? अब बात करें अगर पुनर्गठन में विशेष रुचि ली थी वो तत्कालीन मैंने कल आपके में समझा दिया था पूरा। बाकी वैदिक युग में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है? यानी इसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वैदिक काल में सभा समिति विदत थी, ठीक है? अगर ये स्थानीय स्तर के निकाय थे मैंने आपको कल सारा बता ही दिया था। महाकाव्य युग में रामायण तथा महाभारत में इनका ज़िक्र मिलता है। महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में गाँव के स्थानीय सुशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है? रामायण काल की अगर बात करें तो उसमें एक जाति पंचायत हुआ करती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था।
बात करें अगर महाभारत के अनुसार 10 एक गाँव होता था, एक गाँव के ऊपर 10 गाँव, 10 के 20, 20 के ऊपर 100, 100 के ऊपर 1000 गाँव की इकाइयाँ विद्यमान थीं। और गाँव का मुख्य अधिकारी जो ग्रामिक था उसको जो एक गाँव सिंगल होता था, उसका जो अधिकारी था उसको ग्रामिक बोला जाता था, और 10 गाँव का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दसप बोलते थे, ठीक है? इसी तरीके से 20 गाँव का जो अधिकारी होता था उसको विंशतिपति, 100 गाँव का जो अधिकारी होता था उसको शतग्राम अध्यक्ष, ठीक है? और 1000 गाँव का जो वो अधिपति होता था उसको शतग्राम पति बोला जाता था। ये स्थानीय स्तर पर मतलब इसकी सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार थे। इस तरीके से मैंने आपको ये सारा कल बता ही दिया था। बाकी अगर बात करें कि ग्राम प्रशासन का जो अधिकारी था उसको ग्रामीण बोला जाता था, ये वैदिक वैदिक काल की बात है, ठीक है? गोप हदबंदी का जो काम करता था वो गौप होता था। ग्रामीण जो प्रशासक होता था वो गौल्मिक होता था, और ग्राम प्रशासन को बोलते थे ग्रामपति या महत्तर, ठीक है? लोगों की संस्था को उर बोला जाता था। ग्राम प्रधान का जो सहयोगी होता था उसको पटवारी बोला जाता था, और गाँव का जो समूह होता था उसको मौजा बोला जाता था, ठीक है? अभी भी जैसे आपके अगर आप सरकारी जो केस वगैरह होते हैं तहसील में या कचहरी में, तो वहाँ पे जब आप अपनी डिटेल वगैरह देते हैं या कहीं आपने एप्लीकेशन लिखा हो, तो जो वकीलों की लैंग्वेज होती है वो इस तरीके से लिखते हैं कि ग्राम पंचायत ये, मौजा ये, ब्लॉक ये, इस तरीके से, अगर आपने देखा हो तो। वो मौजा शब्द का अभी भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं आज का टॉपिक है जो कि प्राचीन काल। प्राचीन काल में मैंने आपको बताया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, ठीक है? और नगर को पुर कहा जाता था तथा इस पुर का जो प्रमुख होता था वो नागरिक होता था। ये कहाँ की बात है? ध्यान रखिए, देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा कि पुर सॉरी मतलब कि जो गाँव का अधिकारी वो कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो गाँव का अधिकारी हुआ करता था, ठीक है? यह ग्राम का जो प्रशासक था वो गौल्मिक था, और गाँव प्रशासन का जो अधिकारी था वो ग्रामीण ही था। वहीं अगर बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में कह सकते हैं कि वैदिक काल के बाद में या मौर्य काल में या मौर्योत्तर काल के समय तक जो ग्राम पंचायत का जो कह सकते हैं कि नगर को पुर बोला जाता था, इसका जो प्रमुख होता था, यानी कि नगर का जो प्रमुख एक तरीके से कैसे नगर को चलाने वाला या नगर का एक तरीके से राजा मान सकते हैं, या नगर का मालिक या जो इसको चलाता था वो नागरिक होता था, ठीक है? और ये आप कहीं पे नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपको सरल पड़े, ठीक है? उसके अनुसार। अब बात करते हैं अगर आगे, तो स्थानीय निकाय किसी भी राष्ट्रीय हस्तक्षेप से मुक्त थे। ध्यान रखिएगा कि तत्कालीन समय में जो स्थानीय निकाय हुआ करते थे वो उसमें राजा हस्तक्षेप नहीं करता था, वो अपने स्वायत्त शासन व्यवस्था के अनुरूप चला करते थे, ठीक है? अब आगे अगर बात करें, तो मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल के बाद में गाँव का जो मुखिया होता था वो वृद्धों की एक परिषद हुआ करती थी, या वृद्धों की गाँव का जो मुखिया था वो वृद्धों की सहायता से गाँव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कि गाँव का एक मुखिया चुन लिया गया, सपोज़ मैं एक गाँव का मुखिया चुन लिया गया हूँ, ठीक है? ये मौर्योत्तर काल की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय सीन ये था कि अगर मैं चुन लिया गया हूँ, तो मैं अपने अनुसार या अपने चमचों के अनुसार कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ। वो गाँव में एक सबसे जो बड़े बूढ़े लोग होंगे, उनकी एक सभा बैठेगी, और उस सभा में निर्णय लिया जाएगा कि अगले हमको स्टेप क्या लेना है। सपोज़ हमको डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य करने हैं, या किसी का कुछ हो गया है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, या गाँव के विकास के लिए क्या करना है, तो उस तरीके से वो उस ग्रुप में, या कह सकते हैं जो वृद्धजनों की एक परिषद होती थी, उसकी सहायता से मैं निर्णय ले सकता हूँ, एक तरीके से ये कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है, वो कोई अगर निर्णय लेता है तो वो अपनी मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद में लेता है, वो डायरेक्टली खुद कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसी तरीके से कह सकते हैं कि वृद्धजनों की एक परिषद थी जिसको वर्तमान समय में अगर आप देखें तो मंत्रिपरिषद के अनुरूप कार्य करती थी। इस तरीके से रिलेट कर पाएँगे आप, ठीक है? यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल में और मौर्य काल में तथा गुप्त काल दोनों में प्रणाली सेम ही थी, बट कह सकते हैं कि उस समय कुछ नाम थे, जैसे अधिकारियों का नाम कुछ और था और गुप्त काल में अधिकारियों का नाम कुछ और हो गया था, ठीक है? जैसे अगर वर्तमान के संबंध में अगर हम बात करें, तो जो हमारा वर्तमान में जो लेखपाल का पद है, वो 1956 से पहले तक वो पटवारी बोला जाता था, ठीक है? और 1956 के बाद में उसको पटवारी के उसको समाप्त करने के बाद में लेखपाल का पद बनाया गया, लेखपाल नाम से इसको विख्यात किया गया, इस तरीके से, ठीक है? तो बात करते हैं, इसी तरीके से समय-समय पे परिवर्तन होते रहे हैं नामों में, पर जो व्यवस्था थी वो लगभग एज़ इट इज़ सेम ही थी, ठीक है? जब तक व्यवस्था चली। यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए, इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति, ध्यान रखिएगा, जिला का जो अधिकारी था उसको विषयपति, और ग्राम प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। ये कब की बात है? ये है गुप्त काल की। अब बात करें प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों की
के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ की सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यानी कि कह सकते हैं कि पंचायत का प्रमुख के रूप में या पंचायत के कोई भी सदस्य के रूप में स्त्रियों की कोई भी भागीदारी का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। कहाँ पे? गुप्त काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास के उद्भव के चरण। दैनिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, ग्रामिक मुख्य ग्राम अधिकारी शास्त्र एवं मनुस्मृति से ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य, मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्रामिक के रूप में उल्लेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि ग्राम विकास के उद्भव के जो चरण थे वो स्टेप बाय स्टेप क्या थे। देखिए, सबसे पहले वैदिक काल की अगर बात करें, ठीक है, वैदिक काल में जो ग्रामीण समुदाय था, या कह सकते हैं वैदिक काल में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्राम का जो मुख्य अधिकारी था उसके ग्रामिक बोला गया था। और ये मतलब कह सकते हैं कि इसका साक्ष्य मिला है, इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे। तो वहाँ से प्रूफ हुआ कि अ, वैदिक काल में भी स्थानीय सुशासन, या कह सकते हैं कि जो लोकल गवर्नेंस थी उसका कहीं न कहीं कुछ तो रहा होगा, कि गाँव को एक चलाने वाला एक कोई अधिकारी हुआ करता था जिसको ग्रामीण बोला जाता है, ठीक है? वैदिक काल के बाद में अगर हम बात करते हैं कि गुप्त काल की या मौर्य काल की, मौर्योत्तर काल की, ठीक है? तो मौर्योत्तर काल में तत्कालीन जो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे, या चाणक्य जी, या कह सकते हैं कि कौटिल्य जी, उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें भी मतलब कि कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, और उसमें ये वर्णन है कि गाँव का एक प्रधान होगा जो कि गाँव की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा। सेम इसी तरीके से जो मनुस्मृति है उसमें भी इस बात के प्रूफ मिले हैं कि ग्रामीण समुदाय में कोई ना कोई एक कह सकते हैं एक प्रमुख होगा गाँव का, जो कि गाँव की शासन व्यवस्था को अपने अनुसार, या लोगों के अनुसार उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा और यूज़ करेगा। ठीक है? इस तरीके से। वहीं अगर बात करें मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल के बारे में, मैंने आपको बताई था, चूँकि जो कौटिल्य थे या चाणक्य थे, वो मौर्य काल के ही मौर्य काल में ही थे, या मौर्य काल के समकालीन थे। मौर्य प्रशासन की नींव ही एक तरीके से चाणक्य के द्वारा रखी गई थी। तो उससे आप रिलेट कर पाएँगे। तो कुल मिला के कहना ये है कि ग्राम प्रधान का जो ग्रामिक के रूप में उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। अब वहीं अगर बात करें कि मध्यकाल में ग्राम प्रशासन के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ये मध्यकाल की बात है, जहाँ पे हम बात करते हैं सल्तनत काल की, ठीक है? तो सल्तनत काल में मैंने आपको बताया था, जो ग्राम प्रशासन का जो अधिकारी हुआ करता था उसको मुकद्दम बोला जाता था। वहीं अगर पटवारी की बात करें, तो पटवारी जो राजस्व का संग्रह करता था उसको पटवारी बोला जाता था, ठीक है? और अगर अगर बात करें चौधरी की, तो चौधरी मैंने आपको बताया था, जो पंचों की सहायता से विवाद का निपटान करते हैं उनको चौधरी बोला जाता था सल्तनत काल में। ये सल्तनत काल की बात है। वहीं अगर बात करें दक्षिण भारत में ग्राम साम्राज्य के सुदृढ़ एवं शानदार प्रस्तुति के बारे में, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है चोल साम्राज्य। जैसे कि अगर दक्षिण भारत के कई साम्राज्यों के बारे में चर्चा है कि निम्न में से किसमें स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले नींव रखी थी, वो हो जाएगा आपका चोल प्रशासन, ठीक है? यानी कि चोल राजाओं के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हालाँकि मेबी आगे हमने इसमें नहीं दे रखा है, बट ये मतलब सिंपल सा है, आपको ध्यान आ ही जाएगा चोल प्रशासन के बारे में, ठीक है? अब बात करें अगर दक्षिण भारत में ग्राम समाज की जो सुदृढ़ एवं शानदार स्थिति के बारे में, तो सामान्य ग्रामीणों का जो संगठन था उसको उर बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, उर। दक्षिण भारत के संदर्भ में उर का क्या मतलब है? जो ग्रामीण सामान्य नॉर्मल जो गाँव में जो निवास करते हैं, उनका एक जो संगठन था उसको उर बोला जाता था। वहीं अगर ब्राह्मणों के संगठन की बात करें तो उसको महासभा बोला जाता था, ठीक है? और अगर बात करें नाडु, नाडु जैसे कि आप तमिलनाडु से रिलेट कर पाएँगे, तमिलनाडु चूँकि दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत में नाडु जो शब्द है वो ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र हुआ करता था, ठीक है? इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे, चूँकि तमिलनाडु दक्षिण भारत में एक तरीके से कह सकते हैं प्रशासन का केंद्र है, तो इससे आप रिलेट कर पाएँगे कि नाडु जो शब्द हुआ करता था वो ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र था, ठीक है? वहीं अगर बात करें कि लॉर्ड मेयो की, तो स्थानीय शासन के उद्भव में लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप लिया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें थे लॉर्ड मेयो, ठीक है? तो और इन्होंने ये स्टेप लिया था 1870 में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के 1870 में स्थानीय संस्थाओं के उद्भव ग्रामीण स्तर पर 1870 में किया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। उसके बाद में अगर बात करें कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक बोला जाता है वो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, और इन्होंने 1982 में स्थानीय स्वशासन के लिए लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण किया था, और इसको लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है? अब वहीं अगर बात करें कि वर्ष 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था स्थानीय सरकार के विषय में प्रांतों के अधिकार क्षेत्र
को इसने स्थानांतरित कर दिया था। एक तरीके से कुल कह सकते हैं कि सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। यानी कि स्थानीय सरकार के विषय को एक तरीके से कह सकते हैं कि सपोज अंग्रेजों के हाथ में तो सत्ता आ ही चुकी थी, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करते थे, वो एक तरीके से कह सकते हैं वो उनका कोई भी ये मोटिव ही नहीं था कि वो यहाँ पे स्थानीय शासन लागू करें या कुछ भी करें। उनका मेन वही था यहाँ से यहाँ पे व्यापार करना। लेकिन जब उनको 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव भेजा था, तो उस प्रस्ताव के आधार पर जब 1919 में उस प्रस्ताव के आधार पर जब 1900 जस्ट अ सेकंड तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार आया। तो उन्होंने क्या किया था कि पहले क्या होता था कि सपोज ऊपर जो बैठा है एक जनरल है या गवर्नर जनरल है, तो उसको इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी। उन्होंने यानी 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम आया था, उसने क्या किया था कि जो स्थानीय स्वशासन के जो विषय थे उनको प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। जैसे कि सपोज एक ऊपर गवर्नर जनरल बैठा है और जो नीचे अलग अलग कई प्रांत हैं और उन प्रांतों के अंदर कई गांव हैं, तो उसने क्या किया था, स्थानीय शासन के जो अधिकार थे, ठीक है, सपोज कि किसी गांव में कुछ होना, किसी गांव में कुछ होना। पहले क्या होता था, पहले सेंटर से एक तरीके से कह सकते हैं, पहले केंद्र से या जो केंद्र में सरकार हुआ करती थी, उससे ये डिसाइड होता था कि किस गांव में क्या करना है। और चूंकि अंग्रेजों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि उनका ये उद्देश्य ही हमेशा से कोई ये उद्देश्य नहीं रहा था कि उनको कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट करना है या कुछ भी करना है। तो उन्होंने इस तरीके का कोई विकास किया नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि प्रांतों को स्थानांतरित कर दिए थे विषय कि तुम अपने अनुसार जो भी तुमको विकास कार्य वगैरह करने हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उस तरीके से इतने विकास कार्य नहीं हुए, पर फिर भी कह सकते हैं। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। वहीं अगर बात करें 243 संविधान के जो अनुच्छेद 243 में भी मतलब कि सॉरी 243 में ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायतों का उल्लेख पूरी तरीके से वर्तमान में कर दिया गया है 73वें संविधान संशोधन तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करते हैं, हालांकि ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले आया था, मतलब सबसे पहली जो स्टेप ली थी वो लॉर्ड मेयो ने ली थी 1870 में। उसके बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया तथा इन्हीं को यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, ठीक है। या इन्हीं को एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है, ठीक है। पर सबसे जो स्टार्टिंग की थी वो लॉर्ड मेयो ने की थी स्टार्टिंग, ठीक है। वहीं बात करें अगर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार आया और इसके बाद में इन्होंने अपने जो स्थानीय स्वशासन के विषय थे उनको प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। वहीं अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 में जो पंचायतें हैं उनके संदर्भ में पूरी चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करें और जो अनुच्छेद 243 में 2 अनुच्छेद हैं, 243 ए से लेके 243 MNO ओ तक, इसमें ग्राम पंचायतों का, और ओ के बाद पी से लेके जेड जी तक उसमें नगर पंचायतों का उल्लेख है, ठीक है। और ये जो दोनों एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एडिशन किए गए अनुच्छेद 243 में, ये 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 1992 में। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव के समय पे ही हुआ था, इतना आप ध्यान रखें। और इसके अलावा और क्या आपको फैक्ट याद रखना है, वो आगे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तब मैं आपको आगे बता दूँगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि मध्यकाल में, तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली में सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विस्थापित कर दिया था, जिन्हें विलायत कहा जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। प्रशासन के लिए मुकदम होता था, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी हुआ करता था और पंचों की सहायता के लिए चौधरी हुआ करता था। वहीं अगर बात करें ग्राम को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त थीं, यानी कि गाँव को अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ भी डिसीजन लेना है तो उनके पास में पूरी फुल अथॉरिटी हुआ करती थी, ठीक है। उसके लिए उनको किसी के कह सकते हैं परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। वहीं अगर बात करें कि मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद तथा शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे-धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया था। वहीं अगर बात करें कि मध्यकाल में भी स्थानीय स्वशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मध्यकाल में भी जो स्थानीय प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो अ, गुप्त काल था या मौर्योत्तर काल था, उसमें भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई भी साक्ष्य एक तरीके से कह सकते हैं संदर्भ प्राप्त नहीं होता, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वहीं अगर बात करें ब्रिटिश काल की, तो ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो चुकी थी, चूंकि मुगल काल
में समाप्ति हो गई, तो मुगल काल के बाद में आ गया था ब्रिटिश काल। ठीक है, तो प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी सबसे पहले मुगल काल में, उसके बाद में ब्रिटिश आए तो उनको समाप्ति एक तरीके से मिली थी। लेकिन 1870 में मेयो प्रस्ताव ने, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 1870 में मेयो ने स्थानीय सुशासन की दिशा में पहला प्रयास प्रारंभ किया। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि स्थानीय सुशासन की दिशा में पहला जो प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया, तो वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड मेयो। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए, सॉरी, कि स्थानीय सुशासन के संदर्भ में जो लोकतांत्रिक ढांचा था वो किसने प्रदान किया था, तो वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड रिपन, और इन्होंने किया था 1882 में। वहीं अगर बात करें 1907 में सीएच हॉबाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन हुआ, और इसने भी इस बात पे बल दिया कि हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक ढांचा यानी स्थानीय सुशासन का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा था, रॉयल कमीशन। ध्यान रखिएगा, इस रॉयल कमीशन का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जो केंद्रीकरण पर या स्थानीय स्वशासन के केंद्रीकरण पर एक कमीशन गठन हुआ था, जो इसके अध्यक्ष कौन थे या इसका नाम क्या था, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके CE हॉब हाउस, और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉयल कमीशन। ठीक है, वहीं अगर बात करें इस आयोग या कमीशन ने 1909 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। वहीं अगर बात करें अगर 1919 की, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप है सारा। सबसे पहले 1870 मेयो ने प्रस्ताव दिया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। 1907 में हॉबाउस की अध्यक्षता में गठन किया गया रॉयल कमीशन का। रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1909 में, और इसने बताया कि हाँ, स्थानीय स्वशासन पे का विकास करना चाहिए। वहीं अगर बात करें फिर 1919 में मोंटेग्यू चेम्स्क्यू सुधार आया तथा इसने स्थानीय स्वशासन का जो विषय था वो प्रांतों को सौंप दिया कि अगर प्रांत चाहें तो अपने यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें मोंटेग्यू चेम्स्क्यू रिपोर्ट में ही स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, यानी कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन जो थे उनको अपने यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट के लिए या किसी के लिए कुछ भी अगर उनको अपना मैनेजमेंट करवाना है तो उनको ऊपर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो अगर अपने उनको उचित लगे तो वो अपने एंड पे कुछ भी डिसीजन ले सकते थे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसकी जो वो की थी वो किसने की थी, 1919 में जो मोंटेग्यू चेम्स्क्यू अधिनियम आया था उसने ही इस बात की सिफारिश की थी। ठीक है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वहीं अगर बात करें भारत में पंचायतों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, बौद्ध काल में मिलता है, मौर्य काल में मिलता है, गुप्त काल में मिलता है, मुगल काल में भी मिलता रहता है। फिर इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का पहला प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया। हालांकि ये मतलब कि आपके दिमाग में बन रहा होगा, चूंकि हमारे यहाँ पे तो ये स्थानीय स्वशासन वो वैदिक काल से चलता आया है, लेकिन इसको जो स्टार्ट करने का उद्देश्य या श्रेय है वो अंग्रेजों में या लॉर्ड रिपन को ही क्यों जाता है, तो उसका रीजन ये है कि मतलब कि उस समय उल्लेख तो मिलता है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा वर्तमान ढांचा है या इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण स्वायत्तता है, ठीक है, वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई। और अंग्रेजों ने काफी सारे सुधार किए थे जो कि वर्तमान समय तक हमारी जो चल रही वो अंग्रेजों की ही बनाई हुई चल रही है। इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रयास संगठित करने का पहला प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया। और वहीं अगर बात करें 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिका समिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की थी। ठीक है, 1909 में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इनके पुनर्गठन की परिकल्पना की गई। ठीक है, 1909 में लाहौर में हुआ 24वां जो संस्करण था किसका, 24वां अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, ध्यान रखिए। वहीं अगर बात करें जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी चूंकि अंग्रेज आए थे मुगल काल के दौरान। और मुगल काल में तो आपको मैंने बता ही दिया कि जमींदारी व्यवस्था इतनी चरम पे हो चुकी थी, और कि लोगों ने स्थानीय स्वशासन के बारे में एक तरीके से कह सकते हैं रुचि लेना ही छोड़ दिया था। ठीक है, अब अगर आगे बात करते हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य बोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्न में से कह सकते हैं कि किस व्यक्ति ने या किस गवर्नर ने स्थानीय स्वशासन को लघु गणराज्य बोला था, तो वो हो जाएंगे आपके चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उनकी स्वायत्ता को खत्म कर दिया। इस तरीके से ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। जैसे ये कहा गया ना कि मुगल काल में
इनकी एक तरीके से कह सकते हैं निग्लेक्ट हो गई थी ग्राम पंचायतें या स्थानीय स्वशासन। लेकिन उस समय भी ये व्यवस्था कायम थी। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने सोचा है और उन्होंने देखा तो वो इसके कायल हो गए। उन्होंने बोला यार ये तो अलग ही सीन है, ये तो एक तरीके से मतलब अपना अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसमें इंटरफेयर किया, बोला इनके इस तरीके की इस नीति को तोड़ा जाए। स्टार्टिंग के जो अंग्रेज थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब वो स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने ये किया था, ठीक है। तो ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ। इसके पश्चात लोग मतलब कि पंचायतों को में आस्था खोने लगे, क्योंकि अंग्रेजों ने बोल दिया, जैसे गांव का जो अधिकारी था या कह सकते कि तत्कालीन सरपंच था या जो भी गांव का मालिक हुआ करता था, उसको बोल दिया कि हमको इतना टैक्स चाहिए। अब वो व्यक्ति जो है जमींदारी प्रथा इन्होंने अंग्रेजों ने लागू की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 1/10 भाग तुम्हारा रहेगा और 9 भाग 10 में 1 भाग तुम्हारा रहेगा, 9 भाग हमारा रहेगा। अब वही बात है, जो जमींदार होता था वो सोचता था कि मैं अगर 1000 रुपए का कलेक्शन कर लूंगा तो 100 रुपए मुझे मिल जाएँगे, या अगर मैं 2000 का कर लूँगा तो 200, यानी कि जितने ज़्यादा का कलेक्शन मैं कर लूँगा उतने ज़्यादा रुपए मेरे हो जाएँगे। तो जब वो इस तरीके से टैक्स वसूलने लगा तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो फिर उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन में लोग अपनी रुचि खोने लगे। इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से उन्होंने अपनी रुचि खोई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो लघु गणराज्य किसने बोला है? चार्ल्स मेटकॉफ ने। और वहीं अगर बात करें कि रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की। मैंने आपको बताया था 1907 में इसका गठन हुआ था रॉयल कमीशन का, और 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा और ग्रामीण मुद्दों पर स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित करने की सिफारिश की। वहीं अगर बात करें ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी और वे कमजोर हो गए थे, ठीक है। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ, और 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी, ठीक है। वर्ष 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ये ध्यान रखिए 1870 में इन्होंने क्या किया था, ये जो लॉर्ड मेयो ने प्रस्ताव पारित किया था उसमें बेसिकली इन्होंने जो किया था वो शहरी निकायों के लिए किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हालांकि ग्रामीणों के लिए भी किया था, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए, बट इनका जो पुरजोर इन्होंने एक तरीके से फोकस किया था वो शहरी नगर पालिकाओं के लिए किया था, ठीक है। और बात करें अगर 1857 के विद्रोह के बाद में शाही वित्त पर भारी दबाव बना और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को उनका उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्ड जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया, और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारी में से ही चुना जाना था, ठीक है। इसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला गया। किसको? लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था उसको भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला गया। वर्ष 1907 में स्थानीय संस्थाओं में स्वशासन संस्थाओं को CH हॉबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीयकरण पर रॉयल कमीशन का गठन हुआ। 1909 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी इस बात की सिफारिश की कि हाँ, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं अगर बात करें, इस कमीशन ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार आया, जिसने जो स्थानीय सरकार के विषय थे उनको प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास में पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्णतः स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहीं अगर बात करें, इन पंचायतों के दायरे में ग्रामीणों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक तथा राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सके। वर्ष 1925 में तक, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने अपने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था तथा 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर दिए थे। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1925 तक कितने जो प्रांत थे उन्होंने अपने यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम, या कह सकते हैं कि पंचायत अधिनियमों को पारित कर दिया था। तो वो हो जाएंगे लगभग 8, ठीक है। और अगर देशी रियासतों की बात करें तो 26 तक लगभग 6 देशी रियासतों ने अपने यहाँ पे पंचायत से संबंधित कानून पारित कर दिए थे। तो 26 से 6 याद रह जाएगा। और वहीं अगर बात करें कि 1925, तो ये आप ध्यान रखिएगा 25 में 8 हो जाएंगे, ठीक है।
8 जो प्रांत थे, स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। चूँकि जो स्थानीय निकाय थे उनकी जो कह सकते हैं कि पब्लिक ने उनमें से जो वो खोया था अपना एक तरीके से विश्वास, वो इसीलिए खोया था कि वो बहुत ज़्यादा कर लगा रहे थे। तो स्थानीय प्रशासन को जब शक्तियाँ दी गईं तो उनको बोला गया कि आप करों को या आपके जो कर के अधिकार है, कर वसूलने के अधिकार है, उनको कम कर दिया गया था, ठीक है? फिर उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कर इतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ। हालाँकि ये तो बस एक तरीके से कह सकते हैं कि कागज़ी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स पे जो लिखा है वो है, बट रियलिटी में तो आपको पता ही है कि वर्तमान तक जहाँ पे भी जिसको मौका मिलता है वो अपना लपेट देता है, ठीक है? तो बात करें अगर संविधान में पंचायतों को के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं भीमराव अम्बेडकर ने किया था। जैसे इसका मतलब ये है कि संविधान में जब पंचायतों को समावेशन का समय आया या कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माता थे वो बैठे और उन्होंने पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए जब टॉपिक उठा, तो इसका जो विरोध था वो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने विरोध किया कि नहीं पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन में इस तरीके से हम नहीं दे सकते, यानी कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है या क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है या जिला पंचायत का चुनाव होता है, तो संविधान निर्माताओं ने इसको मना किया था। लेकिन तत्काल उस समय महात्मा गांधी जी थे, जीवित थे और उनका ये कहना था कि जो भारत है, जो ओरिजिनल भारत है वो गाँव में ही निवास करता है। तो इस वजह से इसके पूर्णतः पक्षधर तो जो थे एक तरीके से ठोस तरीके से वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है? और महात्मा गांधी ने मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गुस्सा हो गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, पंचायतों का तो गठन होना ही चाहिए और इसको संविधान में आप डालो। पर वही बात है कि जो संविधान निर्माता थे वो इस पे एग्री नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी अलग ही लेवल के बंदे थे, उनके फिर प्रेशर के चलते फिर संविधान निर्माताओं ने फिर किया अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि पार्ट 4 में डाल दिया था पंचायतों का कि अगर राज्य चाहे तो अपने आप एक डेवलपमेंट कर सकता है, राज्य चाहे तो नहीं कर सकता है, वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है। कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उससे प्रेशर नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से महात्मा गांधी की जिद भी पूरी हो गई, संविधान निर्माताओं ने भी अपने मन की कर ली, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब कल के जो वीडियो रहेगा या कल का लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है? तो जहाँ पे जो समितियाँ थीं या जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद में, तो वो उसके आगे से कल चर्चा करेंगे, ठीक है? आज अभी समय हो गया तो अभी मुझे निकलना है, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, ओके? बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।